मित्रों, आज के परिवेश में यह कथन कितना सार्थक है कि वही राष्ट्र वास्तव में महान है जिसके पास सैनिक शक्ति एवं ताकत है, किंतु वह स्वार्थ हेतु उसका दुरुपयोग नहीं करता। वास्तव में यह कथन एक महान मानवतावादी नरकेसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है। तो दोस्तों, आज के इस खास सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का यह सेशन इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि आज का दिन भारत माता के एक महान सपूत एवं अखंड भारत के पुरजोर समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन है। आमतौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्पों को पूरा करने के लिए कश्मीर में खुद का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का व्यक्तित्व इतने तक सीमित नहीं है। उनका व्यक्तित्व को बताना वास्तव में गागर में सागर भरने जैसा है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की ऐतिहासिक श्रृंखलाएं दोनों समय मतलब स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद समान रूप से रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक गुरु गोलवलकर से परामर्श लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की, जिसका बाद में जनता पार्टी विलय हो गया और पार्टी के बिखराव के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मित्रों, मां भारती के सच्चे सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 में कोलकाता के एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात भी थे। डॉक्टर मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री 1921 में प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1923 में एमए और 1924 में बीएल किया। वे 1923 में ही सीनेट के सदस्य बन गए थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से एडवोकेट के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। बाद में वे सन 1926 में लिंकन्स इन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर बनकर के आ गए। श्यामा प्रसाद जी ने अपनी अल्प आयु में विद्याधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति थे। उनके देहांत के बाद केवल 23 वर्ष की अवस्था में श्यामा प्रसाद जी को विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति में ले लिया गया। 33 वर्ष की अल्पायु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे विश्व के सबसे कम आयु के कुलपति थे। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर आगे बढ़ती गई। कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने दीक्षांत समारोह में बंगला में भाषण दिया और इसके साथ ही बंगला और अन्य भारतीय भाषाओं का युग शुरू हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कर्म क्षेत्र के रूप में 1939 से राजनीति में भाग लिया और आजीवन इसी में लगे रहे। इन्होंने गांधी जी एवं कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया, जिससे हिंदुओं की हानि उठानी पड़ रही थी। एक बार उन्होंने कहा, वो दिन दूर नहीं जब गांधी जी की अहिंसावादी नीति के अंधा अनुसरण के फलस्वरूप समूचा बंगाल पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र बन सकता है। उन्होंने नेहरू जी और गांधी जी के तुष्टीकरण की नीति का सदैव खुलकर विरोध किया। यही कारण था कि उनको संकुचित सांप्रदायिक विचार का द्योतक भी समझा जाने लगा। हालांकि डॉक्टर मुखर्जी का छात्र जीवन से ही अटल विश्वास था कि अध्यात्म तथा विज्ञान से युक्त शिक्षा ही भारत को जगत गुरु के रूप में स्थापित कर सकता है। मानव मात्र की सेवा ही वो ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संपन्न हुए प्रांतीय चुनावों में बंगाल में किसी भी दल का बहुमत नहीं मिला। यह चुनाव में डॉक्टर मुखर्जी की राजनीति का प्रवेश काल था, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी को भी ठीक ठाक वोटें मिली थी, सीटें भी मिली थी। अंग्रेज गवर्नर के इशारे पर कांग्रेसी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करा दिया गया। परिणामतः बंगाल में लीग सरकार का गठन हो गया। लीग सरकार के गठन के साथ ही अंग्रेज हुकूमत अपनी मंशा में कामयाब हो चुके थे और मुस्लिम लीग की सरकार बंगाल में तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता का खेल खेलने लगी थी। तत्कालीन सरकार द्वारा बंगाल विधानसभा में कलकत्ता म्युनिसिपल बिल रखा गया था, जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान था। इस बिल का उस दौर में अगर सर्वाधिक मुखर विरोध किसी ने किया तो वो थे डॉक्टर मुखर्जी। दरअसल लीग सरकार द्वारा हिंदू बहुल क्षेत्रों में
हिंदुओं की भागीदारी को सीमित करने की एक बड़ी साजिश थी जिसका उन्होंने विरोध किया था। साल 1937 से लेकर 1941 तक फजलुल हक और लीगी सरकार आपस में चली और इससे ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति को मुस्लिम लीग की आड़ में हवा दी। लेकिन अपनी राजनीतिक सूझबूझ के बदौलत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941 में बंगाल को मुस्लिम लीग के चंगुल से मुक्त कराया और फजलुल हक के साथ गठबंधन करके नई सरकार बनाई। इस सरकार में डॉक्टर मुखर्जी के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि यह साझा सरकार श्यामा हक गठबंधन के नाम से मशहूर हुई थी। इस सरकार में डॉक्टर मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे। 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मानवतावादी पक्ष निखर कर सामने आया, जिसे बंगाल के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। बंगाल पर आए संकट की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए और अकालग्रस्त लोगों के लिए व्यापक पैमाने पर राहत जुटाने के लिए उन्होंने प्रमुख राजनेताओं, व्यापारियों, समाज सेवियों, सबको, जरूरतमंद को, पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए आमंत्रित किया, लोगों से धन देने की अपील की और देश भर पर इतना प्रभाव पड़ा इसका कि बड़ी बड़ी राशियां इस प्रयोजनार्थ आनी शुरू हो गई। इस बात का श्रेय उन्हीं को जाता है कि पूरा देश एकजुट होकर के राहत देने में लग गया और लाखों लोग मौत के मुंह से बच गए। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि विभाजन संबंधी उत्पन्न हुई परिस्थितियां ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से थीं। वे जानते थे कि आधारभूत सत्य यही है कि हम सब एक हैं, हमें कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही रक्त के हैं, एक ही भाषा के हैं, एक ही संस्कृति के हैं और यही हमारी विरासत है। यही बात थी जिससे लोगों ने उन्हें दिल से प्यार किया, अथाह प्यार किया और उनका समर्थन बढ़ता गया। ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और साजिश को कांग्रेस के नेताओं ने अखंड भारत संबंधी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खंडित भारत के लिए बचा। अदरवाइज आज भी हमारे पास में पंजाब नहीं होता, बंगाल भी नहीं होता। गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए। उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी मिली। डॉक्टर मुखर्जी ने चितरंजन में रेल इंजन कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने कारखाना एवं बिहार में खाद बनाने कारखाने का स्थापना करवाई। उनके सहयोग से ही हैदराबाद निजाम को भारत में विलीन होना पड़ा, परंतु उन्हें नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे इस बात पर दृढ़ थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। यह मतभेद तब और बढ़ गए जब नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच समझौता हुआ। इसके समझौते के बाद 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 1951 से 52 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुन के आए थे, उसमें मुखर्जी भी एक थे। सदन में बहस के दौरान एक बार की बात है कि पंडित नेहरू ने डॉक्टर मुखर्जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आई विल क्रश जनसंघ। इस पर डॉक्टर मुखर्जी ने तुरंत जवाब दिया और कहा आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी। शायद एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूत अवधारणा की नींव तब नहीं रखी जा सकती थी अगर डॉक्टर मुखर्जी न होते। अब आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक जाने माने अखबार के पत्रकार ने एक प्रसिद्ध चैनल को डॉक्टर मुखर्जी से संबंधित संस्मरण बताते हुए कहा था कि जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ तो उन्होंने और बंगाल के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने जनसंघ की नींव डाली। आम चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली के नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस और जनसंघ में बहुत कड़ी टक्कर हो रही थी। इस माहौल में संसद में बोलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतने के लिए वाइन और मनी का इस्तेमाल कर रही है। इस आरोप का नेहरू ने काफी विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू समझे कि मुखर्जी ने वाइन और वुमेन कहा है। उन्होंने खड़े होकर इसका बहुत जोर से विरोध किया। मुखर्जी साहब ने कहा कि आप आधिकारिक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए मैंने क्या कहा है। जब ही नेहरू ने महसूस किया कि उन्होंने गलती कर दी है, उन्होंने भरे सदन में खड़े होकर के उनसे माफी मांगी। तब मुखर्जी साहब ने कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं गलत बयानी नहीं करूंगा। वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश में ऐसे नेताओं में से थे
जिनके दौर की जानकारी देने का समय नहीं होता था, तो सड़क पर चूना से सिर्फ उनका नाम और स्थान लिख दिया जाया करता था, और फिर सभा में ऐसी भीड़ उमड़ती थी कि सभा स्थल पर तिल रखने की जगह भी नहीं होती थी। मित्रों, कश्मीर के संबंध में आर्टिकल 370 आदि को लेकर डॉक्टर मुखर्जी का विरोध बड़ा ही मुखर था। उनका साफ मानना था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनका साफ मानना था कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने और वह अन्य राज्यों की तरह ही वहां पे भी समान कानून लागू हो। उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत हुआ करती थी और वहां मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। डॉक्टर मुखर्जी इसे देश की एकता में बाधक नीति के रूप में देखते थे और उसके सख्त खिलाफ थे। अटल बिहारी वाजपेयी, वैद गुरुदत्त, डॉक्टर बर्मन और टेकचंद आदि को लेकर वे 8 मई 1953 को जम्मू के लिए कूच कर गए। 2 दिन बाद 10 मई को जालंधर में उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में बिना अनुमति के जाएंगे, यह हमारा मूलभूत अधिकार होना चाहिए। जम्मू में प्रवेश के बाद डॉक्टर मुखर्जी को वहां की शेख अब्दुल्ला सरकार ने 11 मई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के महज 40 दिन बाद 23 जून 1953 को अचानक सूचना आई कि डॉक्टर मुखर्जी नहीं रहे। 11 मई से 23 जून तक उन्हें किस हाल में रखा गया, इसकी जानकारी उनके परिजनों को भी नहीं दी गई। इस बात पर डॉक्टर मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को उलाहना भरा पत्र लिखकर डॉक्टर मुखर्जी की मौत की जांच की मांग की, लेकिन डॉक्टर नेहरू ने जवाब में लिखा कि मैंने लोगों से पूछताछ कर लिया है, पता लगा लिया है और मौत की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने जांच कराना मुनासिब नहीं समझा। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी आदर्श मानती है। बीजेपी का आज भी ये प्रमुख नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कुछ समय बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम को खत्म कर दिया। मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को संसद में संशोधन करके निष्प्रभावी बना दिया है। इससे अच्छी श्रद्धांजलि एक पार्टी को अपने नेता के लिए क्या हो सकती है। वास्तव में डॉक्टर मुखर्जी जैसे महान विभूतियां एक देश के लिए वरदान होती हैं। आज हम सब का कर्तव्य है कि उन सब के बताए हुए मार्गों पर चलें। उन सब की हम लोग की तरफ से यही श्रद्धा सुमन होगा। तो मित्रों, भारत माता के महान सपूत डॉक्टर मुखर्जी के जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। और हाँ, आप सब आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना न भूलें, उसे अपडेट करना न भूलें, क्योंकि यही है इस कोरोना काल में आपका अपना बॉडीगार्ड। थैंक यू, धन्यवाद।